तो हेलो गाइस, मेरा नाम है माधव और आज हम करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम का क्विक रिवीजन। उसके बहुत सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे को देखेंगे एक बार। क्विकली कर लेते हैं सारा। तो चलिए देखिए, इसके चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज ज़्यादा ट्रिकी है वो, और केमिकल से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं टर्म 2 के एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में, बिकॉज मोस्टली केमिकल वाला टर्म 1 तक आ जाता है। तो देखिए, केमिकल के फार्मूलाज भी थोड़े कम हैं और सिमिलर्स हैं। देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में पहली चीज़ आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसे हम लोग केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। केसी, इसको ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में केसी केपी मतलब बहुत चीज़ें हैं ऐसे, ठीक है, क्यूसी वगैरह। अब देखो, ए बी अगर एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें वो रिएक्शन आगे भी जा रहा हो पीछे भी आ रहा हो। तो अगर किसी भी रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होता है, तो वो उस कंडीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो देखो, ए प्लस बी, और इसे सिंबल इसका ये होता है, जैसे जनरली हम लोग ये सिंबल बनाते थे पहले। इसका क्या मतलब होता है कि ये बैकवर्ड भी जा रहा है फॉरवर्ड भी जा रहा है। एक एक एग्जांपल देता हूँ, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। तो जो के सी होगा ना यहाँ पे, जो हम लोग का के सी होगा, वो प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। ये तो बेसिक्स एग्जांपल हो गया। अब देखो, अगर एग्जांपल ऐसा है 2a प्लस बी गिव्स 3c प्लस डी, तो क्या होगा, अब यहाँ पे c का कंसंट्रेशन का क्यूब हो जाएगा। जो भी इसका स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो उसकी पावर पे चढ़ जाता है। तो c का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन a स्क्वायर अपॉन b। तो हमेशा ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स हमेशा प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोगों को ये दे रखा है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, अगर दे दिया हो सी प्लस डी गिव्स ए प्लस डी, पॉसिबल तो है वो। इसका कोई कांस्टेंट क्या होगा, इसका कांस्टेंट हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं 1 अपॉन के सी। अब देखो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया फॉर एग्जांपल के सी। अगर सी प्लस डी गिव्स ए प्लस बी होता तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता, 1 अपॉन के सी फॉर रिवर्स रिएक्शंस, ठीक है। एक बात इसमें दो चीज़ें एक बात ध्यान रखने वाली है कि ऑल द रिएक्शंस टेकन आर गैसेस, रिएक्टेंट्स टेकन आर एज गैसेस। यहाँ जितने भी ये चीज़ें हैं वो गैसेस होंगी। अगर सॉलिड और लिक्विड प्रेजेंट है तो उनकी कंसंट्रेशन हम लोग 1 अज्यूम करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 अज्यूम करते हैं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स। गैसेस और एक्विस के लिए हम लोग उनकी कंसंट्रेशन ले लेते हैं पूरी पूरी, बट सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए इसको 1 अज्यूम करते हैं। अब देखो, के सी हो गया। अब एक के पी आता है, के पी होता है प्रेशर के लिए। एक बहुत अच्छा सा इसमें वो दे रखा है रिलेशन इन दोनों के बीच में, के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा एन जी थर्मोडाइनमिक्स में भी पढ़ाया था क्या होता है। डेल्टा एन जी होता है जितने भी गैसेज हैं उस रिएक्शन में उनके मोल्स का डिफरेंस, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर। अब आता है कि के एंड डेल्टा जी में रिलेशन। डेल्टा जी क्या, जी नॉट क्या होता है, ये होता है गिब्स फ्री रिएक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी, सॉरी, ये थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा था। और ये रिएक्शन जो थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा था, ये वाली इक्वेशन क्या होता है, ये डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -2.303 आर टी लॉग के सी। इसको हम लोग नेचुरल लॉग भी लिखते हैं, तो आर टी एल एन के सी भी हो सकता है, क्लियर। ये 1 मार्कर्स एमसीक्यू से पूछ लेते हैं, या फिर थर्मोडाइनमिक्स और इक्विलिब्रियम का कोई कंबाइंड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कब रिएक्शन फॉरवर्ड होगा कब रिएक्शन बैकवर्ड होगा। तो देखो, अगर हम लोग का इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है तभी हम लोग केसी निकाल सकते हैं। अगर वो कंडीशन इक्विलिब्रियम पे नहीं है किसी भी इंस्टेंट पे, तो हम लोग निकालते हैं क्यूसी। क्यूसी को हम लोग रिएक्शन क्वोशिएंट बोलते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे ही निकाले। अगर हम लोग का क्यूसी की वैल्यू, अभी ये फिगर समझते हैं फिर ये चीज़ें को आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। अगर हम लोग का क्यूसी जो है वो केसी से छोटा है, अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से छोटी आ रही है तो इसका मतलब वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर आ रही है मतलब वो इक्विलिब्रियम पे है। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से छोटी आ रही है, सॉरी बड़ी आ रही है, अगर क्यूसी जो है वो केसी से बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। समझ गए, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो इसको समराइज कर लेते हैं। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से छोटी है तो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगा। लेफ्ट टू राइट मतलब फॉरवर्ड। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर है, ये वाला केस, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम पे ही है। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से बड़ी हो गई, जो इस केस में हो रहा है, तो वो बैकवर्ड जाएगा, मतलब राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी समझने के लिए। इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, आपको एक रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे कि क्यूसी निकालो और ये बताओ कि रिएक्शन कहाँ जाने वाला है।
ठीक है, और Kc की वैल्यू दे के रखी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंसेप्ट कॉन्जुगेट बेसिस और कॉन्जुगेट एसिड्स का। ये इसका क्या मतलब होता है? देखो, एक रिएक्शन है H2O प्लस NH3 गिव्स NH4 प्लस और OH माइनस। देखो, अगर कोई एसिड है, वो रिएक्शन के बाद उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, मतलब जो प्रोडक्ट उससे निकला है वो बन जाएगा उसका कॉन्जुगेट बेस, और NH3 मतलब जहाँ पर ऊपर नेगेटिव साइन लगा है वो बनता है कॉन्जुगेट बेस, और जहाँ पे प्लस साइन लगा है वो बनता है कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर? देखो, कॉन्जुगेट, अगर एक एसिड दे रखा है, अगर हमने उस एसिड में से H निकाल दिया, एक H रिमूव कर दिया, तो फिर वो बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। अगर किसी में हमने H को बढ़ा दिया तो वो बन जाता है कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है? इफ़ वी इंक्रीज H, वो बनता है कॉन्जुगेट बेस। इफ़ वी इंक्रीज द हाइड्रोजन आइटम, वो कॉन्जुगेट एसिड बनता है। अगर हम लोग एक H हटा देते हैं, इफ़ वी एलिमिनेट वन H, तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। ठीक है? अब देखो, यहीं पे लिखा हुआ है एसिड कॉन्जुगेट बेस बन जाता है अगर वो लूज करता है H, एक बेस कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है अगर वो एक H को ऐड कर लेता है अपने में। ठीक है? क्लियर? अब बढ़ते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत छोटी, मतलब ये चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं, एक बार अच्छे से लिख लेना इसको। KW मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होता है वो H प्लस कंसनट्रेशन और OH माइनस कंसनट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन ही होती है। हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि H प्लस और OH की जो कंसनट्रेशन है वो 10 की पावर -7 है, तो हम लोग उसको स्क्वायर करेंगे तो KW आ गया 10 की पावर -14। और इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया कि KW इज इक्वल्स टू KA इंटू KB। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन में K दे रखा होगा और KW पता ही होता है हम लोगों को, तो KB निकालो। K दे रखा है तो KB निकाल सकते हो इजीली। अब देखो, अगर हम लोग कोई K वैल्यू दे रखी हो, अगर KA दे रखा है, KW दे रखा है, अगर हम लोग को उसको PKA या फिर PKW निकालना है, तो हम लोग और कुछ नहीं करते, केवल आगे माइनस लॉग लगा देते हैं, माइनस लॉग। ठीक है? अब देखो, KW यहाँ पे दे रखा है, अब अगर हमने माइनस लॉग बोथ साइड किया तो PKW इज इक्वल टू 14 आता है। वैसे ही अब देखो, PKA इज इक्वल टू माइनस लॉग KA, PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग KB। अगर हम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी होती है तो KA के आगे बस माइनस लॉग लगा देते हैं। ठीक है? अब देखो, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस कंसनट्रेशन। एच प्लस कंसनट्रेशन, एच प्लस जो होता है वो के ए की वैल्यू भी होती है। के ए क्या होता है? एसिड की तो होता है। और माइनस ओ एच कंसनट्रेशन क्या होता है? वो के बी होता है। तो पी एच निकलता है एसिड्स का, पी ओ एच निकलता है बेसिस का। बट इसकी एक कन्वर्जन भी होती है कि पी के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी एच प्लस पी ओ एच। अगर मेरे को पी ओ एच दे रखा है, हम लोग पी ओ एच निकाल सकते हैं बिकॉज पी के डब्ल्यू की वैल्यू पता है ऊपर से हमने। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को सारी चीज़ें ये ध्यान में होनी चाहिए। एनसीईआरटी में दे रखी है, एनसीईआरटी रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी वैल्यू के ए दे रखी है, अगर हम लोग को पी के ए निकालना है तो बस आगे हम लोग माइनस लॉग लगा देता है, माइनस लॉग के ए। लॉग निकालना कुछ स्कूल से सिखा रखा है, कुछ नहीं सिखा रखा है, जनरली पेपर में वैल्यूज़ दे के रखी होती हैं। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं 3-3 4-4 नंबर के। अब वो देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने देखा, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा नहीं बिकॉज बहुत बेसिक फॉर्मूला है, सेम टू सेम ऐसा टाइप का होता है। वहाँ पे हम लोग एक्स लेते हैं, यहाँ पे अल्फा ले लेते हैं। देखो, एक रिएक्शन दे रखा है ये, इनिशियली इसमें सी कंसनट्रेशन प्रेजेंट है, इसमें 0-0। इक्विलिब्रियम में इसमें होगी सी माइनस सी अल्फा, इसमें होगा सी अल्फा और सी अल्फा। देखो, इसमें जितना लूज किया होगा इसमें वो ऐड ही हुआ होगा। देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास के उससे हम क्या कह सकते हैं कि ना तो वो मास कभी बनता है ना तो कभी टूटता है। जितना यहाँ से वो जाएगा उतना यहाँ पर ऐड हो जाएगा और इक्वली ऐड होगा। तो जब हम लोग इसमें के ए निकालेंगे, यहाँ पर, तो एक बात ध्यान देना, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा होता है। सी को बाहर ले लेना और 1 माइनस अल्फा बचेगा। सी जो है वो सी, देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, वो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बन जाएगा और ये सी और एक सी कट जाएगा। तो फाइनली फॉर्मूला आता है हम लोग का सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और जनरली मोस्ट केसेस में क्या होता है, ये जो अल्फा होता है उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो हम लोग 1 में जब ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। अब निगलेक्ट जब कर देते हैं तो केवल जहाँ पर वो प्लस और माइनस के ऑपरेशंस में वहीं से निगलेक्ट करते हैं, केवल सब्ट्रैक्शन में निगलेक्ट नहीं करते। तो हम लोग का फाइनली के जनरली मोस्ट केसेस में सी अल्फा स्क्वायर आ जाता है और ये अल्फा ही हम लोग का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है। ये जो अल्फा है वही हम लोग का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ लेते हैं।
अब आता है हम लोग का हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, देखो एक सॉल्ट है उसको और वो ब्रेक हो रहा है एसिड और बेस में, ठीक है। अब एक जैसे हम लोग का के सी है, के पी है, वैसे ही के एच आता है, वो होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट या फिर उसको बोलना है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अगर वो एनायन में हो रहा है, देखो सबके फॉर्मूला सेम है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एनायन की कंसंट्रेशन इन द केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन। H2O लिक्विड होता है तो उसकी कंसंट्रेशन हम लोग इग्नोर कर देते हैं। सेम टू सेम के टाइम में भी है, देखो फॉर्मूला सबके सेम है, फॉर्मूलाज किसी को डिफरेंट नहीं है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ही होता है हमेशा, चाहे वो कैटायन में हो चाहे वो एनायन में हो। ये आप देख लो, सिंपल है, कुछ दिक्कत इसमें आती नहीं बच्चों को। अब के एच की वैल्यू देके रखी हुई है, कंसंट्रेशन भी पता है, बट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालें? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला सीधे सीधे ये है के एच अपॉन सी, एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट के एच अपॉन सी। अंडर रूट के एच अपॉन सी कैसा आया, जैसे मैंने पीछे किया ना, सी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, उसको भी करोगे तो सेम टू सेम रिजल्ट आएगा, बस यहाँ पे के एच कर दिया यहाँ पे हमने, ठीक है, के ए की बजाय के एच कर दिया। अल्फा की वैल्यू यही आएगी अगर आप पीछे से करके देखोगे तो ये हो गई डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कि के एच की वैल्यू जो होती है ना, वो के डब्ल्यू अपॉन के ए होगी और के एच की वैल्यू के डब्ल्यू अपॉन के बी भी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को के ए दे रखा है, के एच निकाल सकते हैं ना, के एच कैसे निकालेंगे, के डब्ल्यू की वैल्यू पता होती है, अपॉन के ए इज इक्वल्स टू के एच, है ना। के डब्ल्यू का 10⁻⁻14 ही होता है, तो फिर हम लोग इसको निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आता है हम लोग का ये जो फॉर्मूला था, बताया मैंने अभी आपको कि के एच दे रखा है तो के डब्ल्यू अपॉन के ए कर सकते हो या फिर के डब्ल्यू अपॉन के बी भी कर सकते हो। के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 दे के रखी होती है, कोई इसमें इशू की बात नहीं है। अब आती है पी एच ऑफ अ वीक एसिड और वीक बेस। देखो हम लोग को पता है अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस आपस में मिलता है तो वो एक न्यूट्रल एसिड टाइप का बना लेता है, और ये हम लोग को चीज़ें पता होती हैं। बट अगर कभी वीक एसिड और वीक बेस बनाता है तो उसका पीएच कैसे निकाले, तो उसका पीएच क्या होता है, उसका पीएच होता है 7 + ½ पी के ए माइनस पी के बी। पीएच होता है 7 + ½ पी के ए माइनस पी के बी। ये उस केस में होगा जब एक वीक एसिड और एक वीक बेस मिल रहे होंगे आपस में। अब एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें, हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन। ये एसिडिक बफर और बेसिक बफर के लिए होती है। इसके फॉर्मूलाज याद करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके, हेंडरसन और हैसेलबैक इक्वेशन। ये बफर सॉल्यूशंस के लिए काम आता है इक्वेशन, और इसका फॉर्मूला याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच का फॉर्मूला होता है पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, जहाँ पर वो एसिड वीक एसिड होता है, और बेसिक बफर में वो जो अपॉन बेस होगा वो एक वीक बेस होगा। बस ये ध्यान रखना, जहाँ भी एसिड आ गया वहाँ पी एच आता है, जहाँ भी बेसिक आ गया वहाँ पी ओ एच आता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने ज़रूरी है सर। अब देखो एक चीज़ आती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करके, के एस पी एस एस, ये सब आपने इसी के अंदर पढ़ा होगा। अब ए जी सी एल अगर ए जी प्लस और सी एल माइनस में ब्रेक होता है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका है, हम लोग ए जी प्लस और सी एल माइनस की कंसंट्रेशन को एस और एस एज्यूम करते हैं, एस इंटू एस एस स्क्वायर होता है, और अगर आप इसको के अंडर रूट लेके जाओगे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अंडर रूट ऑफ, मतलब एस जो होगा वो हम लोग का अंडर रूट ऑफ के एस बन जाता है। ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल है तगड़ा वाला, इसमें देखो क्या है, ZR3PO4 होल 4, और इसको ये बनता है 3ZR4+ और 4PO4 क्यूब। देखो यहाँ पे जो आपका कोएफिशिएंट है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वही पावर पे चढ़ता है, जो कोएफिशिएंट है वही पावर पे चढ़ेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3s³ इंटू 4s की पावर 4, इसको खोलोगे तो 27s³ इंटू 64s की पावर 4। ये बहुत बड़ा बनता है, ये तो आएगा नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी पावर आती है या फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आ जाते हैं वहाँ उसको ऐसे डील करते हैं। इसके क्वेश्चन सिंपल आते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं आते। तो गाइस इस चैप्टर में केवल इतने ही फॉर्मूलाज थे, केवल फॉर्मूलाज देके इस चैप्टर में काम नहीं बनने वाला है, बिकॉज इसके क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी आते हैं। ट्रिकी मतलब बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। ये फॉर्मूलाज बस आप ये तब देख सकते हो जब आपने चैप्टर पूरा कर रखा हो, बस एक बार क्विक फॉर्मूला रिवीजन करना है, तब के लिए एक अच्छा है। बस आप ये नहीं कर सकते कि पेपर से पहले के बार फॉर्मूला पढ़ के चले गए और आप एज्यूम करो कि मार्क्स अच्छा आएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इस चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी बनते हैं। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो के लिए केवल इतना ही है। बाय बाय गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो केवल सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बाय बाय गाइस, कीप स्टडी हार्ड।